नमस्कार मित्रों, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के इस सीरीज में हमने अभी तक आपको जो है 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है। इसकी परिभाषा को आपको क्लियर कर दिया है, बायपार्टाइट फॉरम के बारे में क्लियर किया है, ट्रेड यूनियन के बारे में बताया है और लास्ट क्लास में आपको स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया था। अभी तक अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के पहले इनको क्लियर हो लीजिए। आज हम लोग चैप्टर 5 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चैप्टर 5 आपका है नोटिस ऑफ चेंज, यानी कि परिवर्तन की सूचना। किस चीज की परिवर्तन की सूचना भाई? तो कामगार के साथ जो भी सेवा शर्तें निर्धारित की गई है उसमें किसी भी प्रकार की परिवर्तन हो। तो कहता है कि नो एम्प्लॉयर जो है, कोई भी एम्प्लॉयर हुज प्रपोजेस टू इफेक्ट एनी चेंज इन कंडीशन ऑफ सर्विसेज एप्लीकेबल टू एनी वर्कर, कामगार के साथ जो सेवा शर्तों को उल्लेखित किया गया उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल। किन बातों को चेंज नहीं करेगा? तो उन बातों को जो कि तीसरी अनुसूची में आपको उल्लेखित है। तो तीसरी अनुसूची में क्या उल्लेखित है अभी हम लोग देखेंगे। तो कहता है कि थर्ड शेड्यूल में जो भी बातें लिखी हुई है उसमें किसी भी प्रकार का जो कि कंडीशन ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड है, सेवा शर्तों से रिलेटेड है और उस कामगार पर प्रभावी है, उसमें चेंज नहीं करेगा without giving to the worker likely to be affected by such change in notice in such manner as may be prescribed of the nature of the change proposed to be effected। बिना उसको नोटिस दिए हुए कब तक चेंज नहीं कर सकता है? पहले तो उसको जो भी कामगार उससे प्रभावित होने की जिसकी संभावना है उनको बिना नोटिस दिए हुए, और नोटिस देने का तरीका क्या होगा? प्रिस्क्राइब्ड होगा रूल में, यानी कि किसी भी प्रकार के उसकी सेवा शर्तों में वैसे सेवा शर्त जो तृतीय अनुसूची में उल्लेखित है वो बदलाव नहीं कर सकता है बिना कामगार को विहित तरीके से नोटिस दिए बिना। दूसरा, विद इन 21 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस, और ऐसा नहीं कि आज नोटिस दिए और कल जो है आप उसमें चेंजिंग ला दिए। कम से कम नोटिस देने के 21 दिन के अंदर जो है आप चेंजिंग नहीं कर सकते। प्रोविजो यहाँ पे दिया है, प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिंग एनी सच चेंज। अब किस परिस्थिति में नोटिस देने की जरूरत नहीं है? तो यहाँ कुछ कंडीशन दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है वेयर द चेंज इज इफेक्टेड इन परसुएंस ऑफ एनी सेटलमेंट और अवार्ड। अब यदि मान लीजिए ट्रिब्यूनल्स ने किसी प्रकार का अवार्ड दिया है या किसी प्रकार का आपसी सेटलमेंट या समझौता हुआ है तो उस केस में नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, उस केस में चेंज किया जा सकता है। दूसरा, आपको मैंने बताया था कि स्टैंडिंग ऑर्डर वाला रूल कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। तो उन्हीं जगहों पर जहां पर ये कि फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स या सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स या सिविल सर्विसेज टेम्पररी सर्विसेज रूल्स या रिवाइज्ड लीव रूल्स, सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस, सिविलियंस इन डिफेंस सर्विसेज वाला रूल या इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड या इस तरह का कोई भी रूल या सरकार जो नोटिफाई करे समुचित सरकार, उस तरह का कोई भी रूल जो जिस पर के स्टैंडिंग ऑर्डर वाला एक्ट प्रभावी नहीं होता था, चैप्टर प्रभावी नहीं होता था, इस तरह के रूल से जो भी कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट है उनमें अगर किसी प्रकार का चेंजिंग होगा तो वो थर्ड शेड्यूल में किसी भी बात का यदि उल्लेख है और उसमें चेंजिंग हो रहा है तो उसके लिए किसी प्रकार के नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी। यानी इस रूल से जो भी एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड होगा उसमें किसी भी प्रकार का सेवा शर्तों में परिवर्तन के लिए किसी प्रकार के नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं तो वरना ये रूल वाले भी चले जाए कोर्ट में। उसके बाद कहता है इन केस ऑफ इमरजेंट सिचुएशन व्हिच रिक्वायर्स चेंज ऑफ शिफ्ट या शिफ्ट वर्किंग। मान लीजिए कि शिफ्ट में जहां काम होता है और उसके शिफ्ट के वर्किंग को चेंज करने की आवश्यकता है, अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडिंग ऑर्डर, और आपने स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से कुछ एक शिफ्ट जो फिक्स किया था या जिसका डिटेलिंग किया था उसमें आप चेंजिंग करना चाहते हैं इन कंसल्टेशन विद ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी। तो ऐसे चेंजिंग के लिए यदि आप शिकायत निवारण समिति के कंसल्टेशन से इस प्रकार का शिफ्ट में चेंजिंग करना चाहते हैं जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर में नहीं है उसके अलावे, तो फिर आपको इसके लिए नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन कंसल्टेशन विथ ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी, शिकायत निवारण समिति के कंसल्टेशन के साथ। और चौथा पॉइंट कहता है इफ सच चेंजेस इफेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और इन परसुएंस ऑफ एनी सेटलमेंट और अवार्ड। यदि समुचित सरकार ने ऐसा कोई ऑर्डर दिया हो और उसके जो है अनुपालन में, समुचित सरकार के ऑर्डर के अनुपालन में आप ऐसा कर रहे हैं, मान लीजिए अभी कोविड का टाइम है, सरकार ने कोई समय परिवर्तन कर दिया कि भाई आपको 8 बजे रात के बाद आप फैक्ट्री नहीं चला सकते हैं या कोई शिफ्ट का, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, या 6 बजे शाम तक ही आप फैक्ट्री चला सकते हैं, तो सारे वर्कर के लिए शिफ्ट का चेंजिंग वगैरह करना पड़ेगा। तो इन सब स्थितियों में जो है सो उनको नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए पहले मैं आपको थर्ड शेड्यूल दिखा दूं कि थर्ड शेड्यूल क्या है और उनमें किन किन बातों का जिक्र किया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है थर्ड शेड्यूल। मैंने पहले भी आपको बताया था कि शेड्यूल वगैरह जो है वो कोड के लास्ट में अटैच्ड होता है, सी सेक्शन 40 एंड 101 का 1।
यानी ये दो सेक्शन में थर्ड शेड्यूल के बाद का जिक्र किया गया है। तो सेक्शन 40 तो अभी हम लोगों ने देखा ही, और 101 में भी आएगा तो वहाँ हम लोग देखेंगे। तो थर्ड शेड्यूल के बारे में दिया गया कंडीशन ऑफ सर्विसेज फॉर चेंज ऑफ विच नोटिस इज टू बी गिवन, जिसके परिवर्तन में या तब्दीली के लिए जो है आपको सूचना देना है। ये पुराने वाले एक्ट आईडी एक्ट में भी अमेंडमेंट करके बाद में जोड़ा हुआ था। तो किसके किसके चेंजिंग में बताना है, जैसे कि वेज के बारे में, वेतन वगैरह के, इंक्लूडिंग पीरियड एंड मोड ऑफ पेमेंट। आप मोड ऑफ पेमेंट मान लीजिए पहले कैश में देते थे, अब आप उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करना चाह रहे हैं बैंक में या कुछ भी, या उसका समय परिवर्तन करना चाह रहे हैं, पहले 5 तारीख तक को देते थे हर महीने, अब आप उसको कह रहे हैं नहीं 7 तारीख को देंगे, कुछ भी। कंट्रीब्यूशन पेड और पेएबल बाय एम्प्लॉयर टू एनी प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड और फॉर द बेनिफिट ऑफ वर्कर अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो किसी भी प्रकार के कंट्रीब्यूशन वगैरह में परिवर्तन आ रहा है प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड में, या उसमें किसी तरह की चेंजिंग आप कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको वर्कर को सूचना देनी होगी। कंपनसेटरी एंड अदर अलाउंसेज, किसी भी प्रकार का जो भत्ता वगैरह है उसमें अगर कोई परिवर्तन आ रहा है, अनुपूरक भत्ता वगैरह में चेंजिंग आ रही है, आवर ऑफ वर्क एंड रेस्ट इंटरवल में अगर आप बदलाव कर रहे हैं, लीव विथ वेज एंड हॉलीडे, सवैतनिक जो आप अवकाश देते हैं या छुट्टियां देते हैं, उन सब में चेंजिंग से आपको अवगत कराना होगा कामगार को। स्टैंडिंग ऑर्डर में जो आपने शिफ्ट वर्किंग के लिए जो प्रोविजंस बनाए हैं, उसमें अगर किसी उसके प्रारंभ में या उसके का अल्ट्रेशन करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं या उसको रोकते हैं किसी कारण से, तो इसकी सूचना आपको वर्कर को देनी है। उसके ग्रेड्स का क्लासिफिकेशन बाय ग्रेड्स, उसका जो वर्गीकरण करते हैं कामगार का, उसमें अगर वर्गीकरण में कोई अंतर करना है तो विड्रॉल ऑफ एनी कस्टमरी कंसेशन और प्रिविलेज और चेंज इन यूजेस, किसी भी प्रकार का मान लीजिए उसको रूढ़िगत या प्रथागत जो है विशेषाधिकार दिया हुआ था, कोई ऐसा सिस्टम था, सपोज कीजिए कि आप उसको त्योहारों में अग्रिम देते थे या त्योहारों में आप उसको कोई गिफ्ट देते थे, तो उसमें अगर आप किसी प्रकार का चेंज कर रहे हैं, या इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, आप अनुशासन के लिए कोई नया नियम वगैरह ला रहे हैं, और अल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रूल, जो रूल अभी है अनुशासन के लिए, अनुशासन से जुड़ा हुआ, एक्सेप्ट इन सो फार एज दे आर प्रोवाइडेड इन स्टैंडिंग ऑर्डर, जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर में दिया गया उनको छोड़ करके अगर कोई नया तरह का आप नियम वगैरह बना रहे हैं अनुशासन से संबंधित। रेशनलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और इंप्रूवमेंट ऑफ प्लांट और टेक्निक विच इज लाइकली टू लेट द रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर, इस प्रकार से आप कोई नए मशीन लाते हैं और उससे क्या होगा कि हो सकता है कि पुराने कामगारों को जो हाथ से काम करते थे उनकी छटनी हो सकती है, तो इस प्रकार का कोई टेक्निक इंप्रूवमेंट हुआ या इस तरह का कोई बात हुई जिससे कि कामगारों के छटनी वगैरह की संभावना हो। एनी इंक्रीज और रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड और टू बी एम्प्लॉयड इन एनी ऑक्यूपेशन और प्रोसेस और डिपार्टमेंट और शिफ्ट नॉट occasioned by circumstances over which the employer has no control, यानी कि उसके जो भी नियोजित कामगार हैं उसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी या कमी जो होगी अदर देन कैजुअल, आकस्मिक प्रकृति को छोड़ करके कोई आकस्मिक स्थिति न आ जाए और सामान्य परिस्थिति में जिसपे कि नियोजक का कंट्रोल न रहे, ऐसा ओकेजन नहीं हो और सामान्य स्थिति हो, अगर उसमें फिर अगर आप व्यक्तियों का रिडक्शन करते हैं किसी भी पाली में, शिफ्ट में, ऑक्यूपेशन प्रोसेसेस में, डिपार्टमेंट में, तो इन सब के कारण यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना है या किसी व्यक्ति को प्रभावित होने की संभावना है, तो इसकी सूचना जो आपको उसको लिखित में देनी होगी। और जैसा कि यहाँ पे कोड कहता है कि सूचना देने के 21 दिन के अंदर आप इस बात को लागू भी नहीं कर सकते, 21 दिन बीतने के बाद ही आप इस बात को लागू कर सकते हैं। अब सेक्शन 41 क्या कहता है, पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू एग्जाम्प्ट, यानी छूट देने की शक्ति। अब मान लीजिए कि ये जो प्रोविजन था सेक्शन 40 में कि भाई किसी भी प्रकार की तब्दीली करना है तो तब्दीली की सूचना जो है आपको वर्कर को देना है, और कुछ कंडीशन है, 4 कंडीशन जहाँ पे आपको वर्कर को सूचना नहीं देनी है। इसमें भी छूट देने की शक्ति है समुचित सरकार के पास। अगर समुचित सरकार को लगता है, उसके ओपिनियन में है कि इस प्रोविजन का जो एप्लीकेशन हो रहा है सेक्शन 40 का किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट पे, किसी भी प्रकार के इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट पे या किसी इस्टेब्लिशमेंट में किसी प्रकार के वर्कर पर जो इस प्रकार के प्रोविजन लागू हो रहे हैं, और ऐसा उपबंध जो है वो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट को प्रभावित करता है उसके एम्प्लॉयर को इन रिलेशन देयर टू सो प्रेजुडिशियसली दैट सच एप्लीकेशन मे कॉज सीरियस रिपरकेशन ऑन इंडस्ट्री कंसर्न एंड द पब्लिक इंटरेस्ट, या तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, लोकहित के लिए, या फिर इंडस्ट्री में उसका जो है विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में समुचित सरकार जो है नोटिफिकेशन के जरिए अधिसूचना जारी करके ये प्रोविजंस जो है लगाने से इस उपबंधों को मना कर सकती है, या इसमें से किन बातों को नहीं लगाया जाए इसका भी वो उल्लेख कर सकती है। अब चैप्टर 6 जो है तो वो है आपको वॉलेंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। अब तक आप जो है विवाद के बारे में बात सुन रहे थे, विवाद होगा, डिस्प्यूट होगा, उसका अब उसके समाधान की बात की जा रही है यहाँ पर। और समाधान के लिए जो पहला मेथड बताया जा रहा है आपको वो आर्बिट्रेशन है, यानी मध्यस्थता है। मध्यस्थता हम जानते हैं कि कोई एक व्यक्ति जिसको कि आप पंच मान लें और उसके निर्णय के आधार पर आप दोनों अपना समस्या का समाधान करें। तो यहाँ वॉलेंटरी डिफरेंस है, यानी कि
स्वेच्छापूर्वक जो है निर्देशन है विवाद का, स्वेच्छापूर्वक विवाद का निर्देशन किसके पास? मध्यस्थ के पास। मध्यस्थ के पास आप विवाद को अपनी इच्छा से ले जा रहे हैं। किसकी इच्छा से? यहाँ पर, यहाँ नियोजक और श्रमिक, एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों की इच्छा से। तो यहाँ सेक्शन 42 है, आपको कहता है वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। अब ये क्या कहता है सेक्शन, इसको देख लेते हैं। इसमें कुछ बिंदु हैं, ये सबसे छोटा चैप्टर है इस पूरे कोड का। तो ये क्या कहता है कि जहाँ किसी भी प्रकार का जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है, यानी किसी भी प्रकार का औद्योगिक विवाद है या होने की संभावना है, तो एम्प्लॉयर और वर्कर यदि एग्री है तो वो रिफर कर सकता है उस डिस्प्यूट को किसके पास? आर्बिट्रेशन के लिए, यानी मध्यस्थता के लिए, मध्यस्थ के पास। और दे मे बाय रिटन एग्रीमेंट, और कैसे? आपस में एक लिखित समझौता के द्वारा, कि दोनों इसमें एक रिटन एग्रीमेंट बनाएंगे कि हाँ ये हमारा ये बात जो है विवाद का बिंदु ये है, और इस विवाद के बिंदु को हम एक आर्बिट्रेटर के पास ले जा रहे हैं, या आर्बिट्रेटर की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। रिफर द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन एंड रेफरेंस शैल बी टू सच पर्सन और पर्सन्स एज एन आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। यानी कि पहली बात तो विवाद हो गई, ठीक। अब दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ये दोनों सहमत है कि हम अपने इस विवाद को ले जाएंगे किसके पास? मध्यस्थ के पास, आर्बिट्रेटर के पास। और ये दोनों इस बात पर भी सहमत है कि हमारा आर्बिट्रेटर कौन होगा। हो सकता है वो एक व्यक्ति हो सकता है वो दो व्यक्ति हो सकता है वो तीन व्यक्ति हो, लेकिन वन या मोर देन वन भी वो हो सकता है। यानी आर्बिट्रेटर कौन होगा ये भी वो दोनों आपस में उस लिखित आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में क्लियर करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, और उसके बाद अपने विवाद को स्वेच्छापूर्वक ले जाएंगे उसके पास सुलझाने के लिए। अब उसके आगे क्या कहता है? वेयर एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट provides for a reference of the dispute to an even number of arbitrator, the agreement shall provide for the appointment of another person as umpire who shall enter upon the reference. If the arbitrator are equally divided in their opinion, then the award of the umpire shall prevail and such be deemed to be an arbitration award of the purpose of this code. अब मान लीजिए कि आर्बिट्रेटर्स का जो नंबर है वो इक्वल है, ठीक है, दो हो गया या चार हो गया। ऐसी स्थिति में यदि दोनों का विवाद मत बट गया किसी बिंदु पर कि वेज को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, तो एक लोग चार लोगों में दो लोग इस पक्ष में है कि हाँ वेज को बढ़ा दीजिए, और दो इस पक्ष में कि नहीं बढ़ाइए, तो ऐसे में तो विवाद का समाधान होना नहीं है। तो ऐसी स्थिति यदि आती है तो एक ऐसे व्यक्ति को अंपायर के रूप में, निर्णायक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो कि यदि दोनों का मत बराबर बराबर होता है तो फिर वो अंपायर वहां पे अपना मत देगा, और उसके बाद जो अवार्ड वो पारित करेगा। अवार्ड क्या होता है मैंने डेफिनेशन सेक्शन में आपको क्लियर किया, वहां आप जाके फिर से समझ लीजिए। तो उसके बाद जो वो पंचायत को पारित करेगा, अवार्ड को पारित करेगा, वो अवार्ड जो है इस कोड के तहत जो आर्बिट्रेशन के द्वारा दिया गया अवार्ड ही माना जाएगा। ये परिस्थिति कब आएगी? जब दोनों बराबर की संख्या में बढ़ जाए। अब ये जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा, दोनों के बीच में आपसी समझौता होगा मध्यस्थता के लिए कि हम मध्यस्थता करेंगे, उसका कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म या उसको कैसे साइन करना है, किस तरीके से उसको करना है, ये सारा चीज प्रिस्क्राइब किया जाएगा उसके रूल में, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल बनाएगी। ए कॉपी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल बी फॉरवर्डेड टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड द कंसलेशन ऑफिसर, जो उस एरिया का सुलह पदाधिकारी होगा, समझौता करने वाला, तो सुलह अधिकारी के पास भी उसकी एक कॉपी भेजी जाएगी, और समुचित सरकार के समक्ष भी उसकी एक कॉपी भेजी जाएगी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की, जो एम्प्लॉयर और वर्कर ने आपस में किया है। अब नेक्स्ट प्रोविजन सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि यदि किसी भी प्रकार का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो आर्बिट्रेटर को रिफर्ड किया गया है, निर्देशित किया गया कि हम आर्बिट्रेशन के थ्रू उसको जो है सॉल्व करेंगे, और समुचित सरकार को इस बात से समुचित सरकार संतुष्ट है इस बात से कि जिन लोगों ने उस डिस्प्यूट को रेज किया है वो उस समस्या के बहुसंख्य को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पर्सन मेकिंग द रेफरेंस रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी ऑफ ईच पार्टी। मान लीजिए सब कुछ कीजिए कोई डिस्प्यूट हुआ, तो डिस्प्यूट के कई सारे पार्टी हो सकते हैं, हो सकता है 2 3 4 ट्रेड यूनियन हो मिलकर के डिस्प्यूट किया हो। तो अगर वो जिन लोगों ने इस डिस्प्यूट को रेज किया वो जो है सो जितने भी उसके पार्टी हैं उसके बहुसंख्य को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी, और उस डिस्प्यूट से कंसर्न और अन्य व्यक्ति जो कि उसके पार्टी नहीं है उस डिस्प्यूट के, लेकिन वो उस डिस्प्यूट से जुड़े हुए हैं, यानी कि वैसे लोग जो कि सरकार के पास यह कहने नहीं गए कि हम अपने विवाद को मध्यस्थ के पास ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो उस विवाद से जुड़े हुए हैं। तो एंड वर्कर्स हु आर नॉट पार्टी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट
but are concerned in dispute shall be given an opportunity for of presenting their case before the arbitrator या arbitrators। तो उनको सरकार जो है नोटिफिकेशन के जरिए एक मौका जारी करेगी कि भाई आप तो इस विवाद के पार्टी नहीं है, लेकिन विवाद आपसे भी जुड़ा हुआ है या इसका जो भी फलाफल होगा वो आप पर भी प्रभावित होंगे आप उससे, तो आपके पास मौका है, आप आकर के आर्बिट्रेटर के पास अपना जो है पक्ष रख सकते हैं। अब इसमें एक प्रोविजो दिया गया है कि परंतु क्या कहता है कि वेयर सच इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अदर देन द टर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल वर्कर by way of discharge, dismissal, retrenchment or otherwise, the worker shall be represented before the arbitrator। अब यदि वो जो डिस्प्यूट है वेयर सच डिस्प्यूट इज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अदर देन, कैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को छोड़कर, इंडिविजुअल वर्कर का यदि वो डिस्चार्ज हुआ है, डिसमिसल हुआ है, उसकी सेवा उन्मुक्ति हुई है, पदोन्मुक्ति हुई है, उसको छटनी कर दिया गया है, उसकी सेवा समाप्त कर दी गई है, तो वैसे डिस्प्यूट को छोड़ करके जो अदर डिस्प्यूट हैं, the worker shall be represented before arbitrator where there is negotiating union or negotiating council by the negotiating union or negotiating council as the case may be। तो वहाँ वर्कर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल वर्कर को छोड़ करके, जिसका कि इंडिविजुअल डिस्प्यूट हम आईडी एक्ट में जानते हैं कि व्यक्तिगत कामगार का विवाद भी जो है वो औद्योगिक विवाद आता है, कब, जब यदि वो डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट और टर्मिनेशन से जुड़ा हुआ हो, जैसा कि मैंने आपको इसके डेफिनेशन सेक्शन में भी क्लियर किया था। तो व्यक्तिगत कामगार का विवाद नहीं हो तो ऐसी स्थिति में यदि निगोशिएटिंग यूनियन या काउंसिल है तो उसके माध्यम से वो अपना पक्ष रखेंगे आर्बिट्रेटर के पास, और वेयर देयर इज नो निगोशिएटिंग यूनियन और निगोशिएटिंग काउंसिल बाय द ट्रेड यूनियन, ऐसे में यदि कोई श्रम संघ है केवल तो उसके माध्यम से रखेंगे, और यदि ट्रेड यूनियन भी नहीं है तो बाय सच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स चूजन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, और अगर ट्रेड यूनियन नहीं है तो अपने में से ही किसी रिप्रेजेंटेटिव को वो चूज करेंगे जो तरीका उसके रूल में दिया रहेगा उस तरीके से, और उसके माध्यम से फिर वो आर्बिट्रेटर के पास अपना जो है पक्ष रखेंगे। ये जो तीनों बात लिखी हुई है ये आपके हो सकता है बहुत समझ में अगर ना आ रही है इसमें, तो आप हमारा ट्रेड यूनियन वाला वीडियो देखें, वहां ये तीनों आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये निगोशिएटिंग यूनियन, काउंसिल या ये क्या होता है। यानी इस पॉइंट को क्लियर करते हुए ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए विवाद का पार्टी जो वर्कर नहीं है और अगर उससे भी विवाद जुड़ा हुआ है या उसको भी प्रभावित होने वाला है उस विवाद से हुआ, तो वो अपना पक्ष आर्बिट्रेटर के पास, यदि वो नेगोशिएटिंग यूनियन या काउंसिल का मेंबर है तो उसके थ्रू रख सकता है, यदि वो नेगोशिएटिंग यूनियन या काउंसिल में नहीं है लेकिन ट्रेड यूनियन का मेंबर है किसी तो उसके थ्रू रख सकता है, और अगर ट्रेड यूनियन भी नहीं है वहां तो अपने में से रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करेगा और वो रिप्रेजेंटेटिव उस विवाद को आर्बिट्रेटर के पास रखेंगे। और अगर विवाद जो है वो किसी व्यक्तिगत कामगार से जुड़ा हुआ हो, जैसे ऊपर मैंने बताया कि विवाद यदि व्यक्तिगत कामगार से नहीं जुड़ा हुआ हो तब तो क्या करेंगे, तब तो यूनियन के माध्यम से रखेंगे, काउंसिल के माध्यम से रखेंगे या अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करके रखेंगे। और यदि वो विवाद जो है टर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल वर्कर बाय वे ऑफ डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट और अदरवाइज, इन परिस्थितियों के द्वारा व्यक्तिगत किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त किया गया, छटनी की गई है, उन सब से जुड़ा हुआ होगा तो फिर कंसर्न वर्कर शैल बी रिप्रेजेंट इन पर्सन, वो खुद जो है वो व्यक्ति उस आर्बिट्रेटर के पास अपना विवाद रखेगा, अपने समस्या को रखेगा, या थ्रू ए रिप्रेजेंटेटिव ऑथराइज्ड बाय हिम, या अपना कोई भी प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा वो उस विवाद को आर्बिट्रेटर के पास रख सकता है। यानी यहाँ मौका दिया गया कि जो लोग विवाद के पक्षकार नहीं है वो भी विवाद के पक्षकार बने, सरकार ऐसा मौका देने का प्रयास करेगी यदि विवाद का मामला उनसे भी जुड़ता हो तो। नेक्स्ट सबसेक्शन 6 कहता है कि आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर शैल इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट, पूरी जांच करेंगे सारे बिंदुओं पर जो भी विवाद का कारण बना है, एंड सबमिट टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द आर्बिट्रेशन अवार्ड साइंड बाय आर्बिट्रेटर और ऑल आर्बिट्रेटर्स एज द केस में भी, जो भी होंगे यदि एक या एक से अधिक आपको मध्यस्थ करने वाले मध्यस्थम होंगे तो वो जो है विवाद का पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पूरी रिपोर्ट जो है साइन करके अपने अवार्ड के रूप में, पंचार्ट के रूप में किसके पास सबमिट करेंगे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, समुचित सरकार को वो देंगे। वेयर एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैज बीन रिफर्ड टू आर्बिट्रेशन एंड नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड अंडर सबसेक्शन 5, यानी कि पक्षकार बनने के लिए नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया और वो डिस्प्यूट जो है मध्यस्थ के पास चला गया है। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर प्रोवाइड द कंटिन्यूएंस ऑफ एनी स्ट्राइक और लॉकआउट इन कनेक्शन विथ सच डिस्प्यूट व्हिच मे बी इन एग्जिस्टेंस ऑन द डेट ऑफ द रेफरेंस। अब मान लीजिए कि जिस दिन उस विवाद को पक्षकार जो है, दोनों पक्ष यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है बोला कि हम ठीक है, वो हम ले जा रहे हैं किसके पास, आर्बिट्रेटर के पास, और फिर समुचित सरकार ने भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इस विवाद से जुड़े हुए अन्य लोग भी अपना पक्ष आर्बिट्रेटर के पास रखें। उसके बाद यदि उस मुद्दे को लेकर के मान लीजिए मुद्दा वेज बढ़ाने का था, तो वेज से लेकर के यदि कोई स्ट्राइक पहले से चल रहा था
वर्कर की तरफ से, या फिर लॉकआउट चल रहा था आपको एम्प्लॉयर की तरफ से, स्ट्राइक लॉकआउट वगैरह का डेफिनेशन में मैंने क्लियर किया था आपको। तो वो उस स्थिति में जो है उस स्ट्राइक या लॉकआउट को जो है सो समाप्त कर दिया जाएगा, उसकी कंटिन्यूटी नहीं होगी, वो प्रोविट होगा, प्रोविट द कंटिन्यूएंस ऑफ एनी स्ट्राइक। तो उस स्ट्राइक और लॉकआउट को खत्म करना होगा यदि आपने उसको आर्बिट्रेशन में डाल दिया। तो उस मुद्दे को लेकर के, फिर हो सकता है दूसरा मुद्दा को लेकर के स्ट्राइक लॉकआउट हो सकता है। नथिंग इन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 शैल अप्लाई टू आर्बिट्रेशन अंडर दिस सेक्शन। और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 एक एक्ट है आपको जिसको कि कोर्ट यूज करते हैं हमेशा आर्बिट्रेशन के लिए, वो अप्लाई नहीं होगा, उसका कोई भी चीज इस सेक्शन के तहत अप्लाई नहीं होगा, वो एक्ट अलग है। और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के तहत जो आर्बिट्रेशन होगा वो इस एक्ट में जो प्रोविजन दिया गया है उसके हिसाब से होगा।